आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी स्टीम पावर प्लांट की साइट को लगाने के लिए कौन कौन से उसके सिलेक्शन के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। हमारा आज का टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर स्टीम पावर प्लांट। तो इस YouTube वीडियो के अंत तक बने रहिए, हर एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा। द फैक्टर टू बी कंसिडर while selecting a site for a steam power plant for economical and efficient generation are कौन से फैक्टर है जिनको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जब हमको किसी भी साइट को सिलेक्ट करना होता है किसी भी स्टीम पावर प्लांट के लिए, ताकि वो इकोनॉमिकल हो और इफिशिएंटली रन कर सके, हम इफिशिएंटली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। तो सबसे पहला वाला पॉइंट है नियरनेस टू द लोड सेंटर। ठीक है, सेकेंड वन इज, हर एक पॉइंट जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ उसको डिटेल में भी मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहिए। सप्लाई ऑफ वाटर, सेकेंड वन इज सप्लाई ऑफ वाटर। थर्ड वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ कोल। फोर्थ वन इज लैंड रिक्वायरमेंट। Fifth one is type of land, which type of land is there. Sixth one is transportation facilities, which type of transportation facilities is available in that particular area where you are selecting the site. सातवां क्या है, लेबर सप्लाई, लेबर का सप्लाई वहाँ पे कितना है, क्या आसानी से लेबर मिल पा रहे हैं कि नहीं। एस डिस्पोजल, एस जो भी निकल रहा है आपके साइड से उसको डिस्पोजल आसानी से किया जा सकता है कि नहीं। डिस्टेंस फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया, आपके पॉपुलेटेड एरिया से कितना डिस्टेंस है। तो एक एक चीज एक एक पॉइंट अब हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। नियरनेस टू द लोड सेंटर, देखिए द पावर प्लांट शुड बी एज नियर एज पॉसिबल टू द सेंटर ऑफ द लोड सो दैट द ट्रांसमिशन कॉस्ट एंड लॉसेस आर मिनिमम। क्या होता है कि अगर हम लोग दूर अगर कोई पावर प्लांट लगा देते हैं तो उसको इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए आप इलेक्ट्रिकल ग्रिड की हेल्प से ट्रांसमिट करते हो इलेक्ट्रिसिटी को, तो क्या होता है कि ट्रांसमिशन में काफी ज्यादा वेस्टेज हो जाता है। एक तरह से वेस्ट हो ज्यादा होगा तो लॉसेस ज्यादा होंगी, तो इकोनॉमिकल नहीं बन पाएगा सिस्टम। तो क्या होना चाहिए, जो लोड लोड सेंटर का मतलब है कि जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं मतलब कि जहाँ पे हम अपने अप्लायंसेस को यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे डिफरेंट पर्पस के लिए, टीवी चलाना, फ्रिज चलाना, कूलर चलाना या किसी भी काम के लिए, आप इंडस्ट्री के लिए भी यूज कर सकते हो। तो मतलब लोड सेंटर का मतलब जहाँ पे खपत होगी इलेक्ट्रिसिटी का, वो लोड सेंटर नजदीक होना चाहिए आपके पावर प्लांट के। और मोस्ट इंपोर्टेंटली जब आपकी डीसी सप्लाई की बात हो, जब आप डीसी सप्लाई को अडॉप्ट कर रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि लोड सेंटर जो होना चाहिए नजदीक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हाउ एवर इन केस ऑफ एसी सप्लाई सिस्टम पावर प्लांट कैन बी erected at places other than that of center of load provided other conditions are favorable। लेकिन अगर हम लोग एसी सप्लाई सिस्टम की बात करें तो पावर प्लांट जो हो सकता है वो जो सेंटर ऑफ लोड है उससे थोड़ा सा दूर भी हो सकता है, और उसके लिए अदर जो भी और सारे जो कंडीशंस है वो अगर फेवरेबल है तो थोड़ा सा दूर रख सकते हैं। लेकिन डीसी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो नजदीक हो। अब आगे आते हैं सप्लाई ऑफ वाटर। देखिए अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो आपको भी पता है कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बॉयलर लगे होंगे, तो सप्लाई ऑफ वाटर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। लार्ज क्वांटिटी वो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है स्टीम जनरेट करने के लिए किसी भी पावर प्लांट में। तो इस क्यों सप्लाई ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होता है, टू रेज द स्टीम इन बॉयलर, जो भी बॉयलर है उसमें स्टीम हम लोग बनाते हैं उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर कूलिंग पर्पज सच एज इन कंडेंसर्स, वी नो दैट इन कंडेंसर्स वी आर यूजिंग वाटर। वाटर का यूज करते हैं किसके लिए, कंडेंस करने के लिए। जो भी स्टीम होता है, जो आपके टरबाइन से स्टीम बहुत ही हीटेड सुपर हीटेड स्टीम होता है उसको निकलता है, हाई प्रेशर वाला स्टीम, उसको हम लोग कूल करते हैं और लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो उसके लिए एक तरह से कूलिंग पर्पस के लिए भी हम लोग वाटर का यूज करते हैं कंडेंसर्स में। एज ए कैरिंग मीडियम सच एज डिस्पोजल ऑफ एस एंड, और कैरिंग मीडियम के लिए एस की डिस्पोजल के लिए भी यूज किया जाता है। जो एस बच जाता है उसको हम लोग पहले क्वेंचिंग कर देते हैं, क्वेंचिंग करके वो सारी चीजें मैं एस हैंडलिंग में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे बस यहाँ पे एक चीज रखिए कि डिस्पोजल ऑफ एस के लिए भी वाटर का रिक्वायरमेंट एक कैरिंग मीडियम के रूप में करता है। और फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, ड्रिंकिंग पर्पसेस के क्या मतलब, वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स भी तो होंगे, तो वर्कर्स को पानी पीने के लिए भी तो चाहिए, तो एक तरह से उसके लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब आइए, इन स्टीम पावर प्लांट approximately 1.26 into 10 for 6 kilocalorie of heat per megawatt per hour had to be disposed of in the condenser. In case of direct circulation from the source of water, 120 meter cube of वाटर इज रिक्वायर्ड पर मेगावाट पर हावर फॉर दिस पर्पज। सो आप देख सकते हैं कि कितना मतलब 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए अगर
वाटर के सोर्स की बात करें तो 120 मीटर क्यूब, मतलब इतना, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी होता है, तो 120 गुणे 1000, इतना लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है 1 घंटे में। अगर 1 घंटे के लिए आप 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, तो समझिए कि कितने पानी की आवश्यकता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप ये डाटा ऐड कर सकते हैं अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको लिखना है तो। इन केस ऑफ कूलिंग टावर्स अबाउट 2.4 मीटर क्यूब ऑफ वाटर पर मेगावाट पर आवर विल बी रिक्वायर्ड इन एडिशन एज मेक अप वाटर। आप देखिए कि 2.4 मीटर क्यूब ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होता है आपको बस कूलिंग टावर्स में, ठीक है। With pond cooling, slightly larger quantity of water is required to meet evaporation and drift losses. It is both, but cooling effect is better. The efficiency of direct cooled plant is about 0.45% higher than that of plant cooled by cooling towers. This means a saving of Rs 755 lakhs per year in fuel cost of 2000 megawatt station. देखिए अगर पॉन्ड कूलिंग की बात करें तो उसमें आपको एक तरह से आपको भी पता है कि हायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और इससे क्या होता है कि ड्रिफ्ट लॉसेस और इवेपोरेशन लॉसेस को एक तरह से कम किया जा सकता है। और इससे जो डायरेक्ट बेनिफिट ये होता है कि 0.5% लगभग 0.5%, ये 0.45 से 5% तक होता है, 0.5% तक होता है। इतना इफिशियंसी जो है कूलिंग टावर्स के हेल्प से, अगर इसके हेल्प से प्लांट जो है कूल किए जाते हैं तो बढ़ जाती है। तो इससे आपको एक तरह से रफ आइडिया 7.5 लाख पर ईयर आपका फ्यूल कॉस्ट बच जाता है अगर आप 2000 मेगावाट का स्टेशन आपका है तो इससे पता चल जाता है कि हेंस इट इज क्लियर दैट द प्लांट शुड बी लोकेटेड नियर ए सी और ए लेक। लेक या सी के आसपास ही होना चाहिए ताकि वाटर का रिक्वायरमेंट हमारा हमेशा पूरा होता रहे, नहीं तो हम पानी ढोते ढोते ही मर जाएंगे, कहाँ से पानी इतना अवेलेबल कराएंगे। तो वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तीसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ कोल। ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल इज रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग द स्टीम 20,000 tons per day for a 2000 megawatt station. You can see that how much amount of coal is required for generation of electricity। 2000 मेगावाट का अगर स्टेशन है तो आपको कम से कम 20,000 टन पर डे आपको कोयला चाहिए। तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एक तरह से कोयला की अवेलेबिलिटी वहां पे होनी चाहिए। सिंस द गवर्नमेंट पॉलिसी टू ओनली लो ग्रेड कोल विद 30 to 40% एज कंटेंट फॉर power generation purposes, the steam power plant should be located near the coal mines to avoid the transport of coal and ash। आप देखिए कि जो हमारी कोल माइंस है, अभी हमारे यहाँ बहुत जगहों पे कोल माइंस है, सबसे ज्यादा झारखंड में कोल माइंस है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वहां पे ही हम लोग एक तरह से जो वाटर की अवेलेबिलिटी भी हो और कोल की अवेलेबिलिटी भी हो, वहीं पे हम लोग पावर प्लांट लगाए, जिससे कि ये फायदा होगा कि ट्रांसपोर्टेशन का एक तरह से कॉस्ट, जो कोयले की ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो बच जाएगा। और एस जो है, कई बार क्या होता है कि एस का तो डिफरेंट टाइप से यूज कर रहे हैं, अभी हम लोग ईटा बना लेते हैं जिससे कि रोड बन जाता है, और बहुत सारे यूज हो रहे हैं एस के। लेकिन अगर मान लो कि उस एस को जो भी पिट्स उससे जनरेट होते हैं कोयला के खदानों में, उसको भरा जाता है कई बार। तो इस तरह से आपका ये एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ कोल। उसके बाद आता है लैंड रिक्वायरमेंट। द लैंड इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली फॉर सेटिंग ऑफ द प्लांट बट फॉर अदर पर्पसेस आल्सो सच एज स्टाफ कॉलोनी, कोल स्टोरेज, एस डिस्पोजल ईटीसी। जो लैंड होगा वहां पर देखिए स्टाफ कॉलोनी तो बनेगी, जो लोग काम करेंगे उनको रहने के लिए जगह चाहिए, कोयला को स्टोरेज करने के लिए जगह चाहिए, एस को डिस्पोजल करने के लिए जगह चाहिए, तो उसके लिए लैंड की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब आप ऐसी जगह पे पावर प्लांट लगाते रहो जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो और वहां पे न स्टाफिंग की व्यवस्था है न कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था, तो नहीं हो पाएगा। फॉर ए 2000 मेगावाट प्लांट द लैंड रिक्वायरमेंट में बी द ऑर्डर ऑफ 200 to 250 एकड़। तो 2000 मेगावाट का अगर आपको प्लांट लगाना है तो 200 से 250 एकड़ आपको जमीन चाहिए। As the cost of the land adds up the final cost of the plant, it should be available at a reasonable price। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी आप बना रहे हो तो आपको चाहिए इकोनॉमिकल, जितना इकोनॉमिकल आपको इलेक्ट्रिसिटी बनेगा उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आपके लैंड अगर एक्वायर कर रहे हो तो जो लैंड का एक तरह से कॉस्ट है वो रीजनेबल प्राइस पे मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत महंगा। अगर आप शहरों में बात करो, अगर शहर में किसी भी जमीन लेने जाओगे तो काफी महंगा मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी ऐसे एरिया में बना रहे हो जहाँ पे पॉपुलेशन काफी कम है तो रीजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाता है।
लैंड, क्योंकि इस लैंड का कॉस्ट एक तरह से फाइनल कॉस्ट जो है प्लांट का उसमें ऐड होता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लैंड शुड बी आल्सो अवेलेबल फॉर फ्यूचर एक्सटेंशन। अब आपको फ्यूचर में एक्सटेंशन करना है तो उसके लिए भी लैंड की आवश्यकता होती है। टाइप ऑफ लैंड, अब किस तरह की लैंड होगी। लैंड शुड बी ऑफ गुड बेयरिंग कैपेसिटी। देखिए आपको पता है कि पावर प्लांट लगा रहे हो तो बहुत हेवी अमाउंट कोल का स्टोरेज करोगे आप, तो गुड बेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। जो लैंड होना चाहिए उसका गुड बेयरिंग कैपेसिटी होना चाहिए, सिंस इट इज टू विदस्टैंड नॉट ओनली द डेड लोड, जो डेड लोड है उसी को स्टैंड नहीं करना है द प्लांट, बट आल्सो द फोर्सेस ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ द प्लांट। टोटल लोड में अमाउंट ऑफ अबाउट 7 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर स्क्वायर में कम से कम 7 किलोग्राम अगर लोड को विदस्टैंड कर पाता है तो उस तरह के लैंड को हम लोग एक्वायर करेंगे। मोर ओवर द लैंड शुड बी रीजनेबल लेवल एंड नॉट लो लाइंग। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, सो यू नो कि ट्रांसपोर्टेशन का कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द फैसिलिटी मस्ट बी अवेलेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हेवी इक्विपमेंट एंड फ्यूल, एग्जाम्पल नियर रेलवे स्टेशन। 7 labor supplies. Labor supply is also an important factor. Skilled and unskilled labor should be available at reasonable rates near the site of the plant. Ash disposal. Ash is main wasted products of the steam power plant. It may be purchased by building contractors or it can be used for brick making near the plant site. ये जो भी एक तरह से अभी सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, बिल्डिंग कंट्रैक्टर्स खरीद लेते हैं जो भी एस होता है, जनरेट होता है। जानते ही हो कि इतना अमाउंट में 20,000 30,000 टन एक दिन में आप अगर कोयला फूक रहे हो तो कितना ज्यादा एस निकल रहा होगा, तो उसका यूज भी होना चाहिए। डिस्पोजल करना है, वेस्ट जो निकल रहा है उसको स्टीम पावर प्लांट से उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज कर पाते हैं। तो क्या होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स है उसको खरीद लेते हैं और उसको प्लांट साइट के नियर ब्रिक बना देते हैं या बिल्डिंग कंट्रैक्टर्स खरीद लेते हैं। इफ द साइट इज नियर द कोल माइन इट कैन बी डंप्ड। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एस निकलता है उसको डंप कर दिया जाता है और जो भी डिसयूज्ड माइंस है उसको भर दिया जाता है। In case of site located near the river, sea or lake, ash can be dumped into it. अगर रिवर सी या लेक के पास है तो इस एश को हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ उसी में डंप कर दिया जाता है, उसी में छोड़ दिया जाता है। देखिए बेसिकली अभी एश भी जो है वेस्टेज नहीं होता है हमारे यहाँ, हम उसको भी यूटिलाइज करने की अधिक से अधिक कोशिश कर रहे हैं। ये वाली हम लोग तो कभी ऐसे कंडीशन में करते हैं कि हम यूटिलाइज नहीं कर पाते, लेकिन आपको पता है कि हर जगह अभी इसका यूज है, हर रिसोर्स को यूटिलाइज करने की कोशिश हो रही है। तो ज्यादा हम लोग प्लांट साइट के पास में एक तरह से ब्रिक्स बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। इफ द वेस्ट लैंड इज अवेलेबल नियर द साइट देन द एरिया 40 हेक्टेयर excavated of the depth of 6.5 meter will be required per year of 2000 megawatt plant. So distance from populated area, that is also an important factor. Most of the modern generating station employ pulverized fuel residues and fuel from them are quite unhealthy. जो भी आपके यहाँ मॉडर्न तरह के स्टेशन है, स्टीम पावर प्लांट है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पल्वराइड फ्यूल का यूज करते हैं। पल्वराइड फ्यूल क्या है, जो आपका कोल है, कोल को हम लोग महीन पीस देते हैं, ठीक है। और उसको इससे एक बेनिफिट ये हो जाता है कि बर्निंग काफी अच्छी हो जाती है, बर्निंग अच्छी हो जाती है जिससे कि अधिक इफिशियंसी मिलती है। तो जो मॉडर्न जनरेटिंग जितने भी स्टेशन है उसमें पल्वराइड फ्यूल ही यूज होता है, तो जिससे कि जो रेसिड्यू होता है या जो भी आपके एग्जॉस्ट होता है उसके साथ एक तरह से कोल की स्मॉल पार्टिकल्स भी निकल करके जाते हैं जो काफी अनहेल्दी होते हैं। अगर आसपास में पॉपुलेशन रहेगा, सब लोग सांस लेंगे तो वो बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए जो साइट होना चाहिए पावर स्टेशन का वो पॉपुलेटेड एरिया से दूर होना चाहिए, ठीक है। तो nowadays more importance is given to the facilities of generation than those of distribution and site for the steam power station nearby river side where ample water is available. Studies have revealed that it is more economical to locate the steam power plant at or near pit head rather than a load center. For load exceeding 200 megawatt to 220 kilowatt and 375 megawatt at 400 kilovolt, transmission of electrical energy is more economical in comparison to transport of coal from distance of the order of 100 to 700 किलोमीटर एंड इवन मोर। तो ये सारी चीजें भी हम लोग देख करके चलते हैं। अभी कंपेयर डिफरेंट टाइप के स्टडीज हो रही है कि कौन सी इकोनॉमिकल है कि हम स्टीम पावर प्लांट को कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं। अब
कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऐसी जगह पे लोकेट करते रहो जहाँ पे 100 टू 700 किलोमीटर तक आपको कोल का ट्रांसमिशन करना होता है, तो उससे ज्यादा ये इकोनॉमिकल है कि ये वाली जो पॉइंट यहाँ पे मैंने ऐड किया कि फॉर लोड एक्सीडिंग 200 मेगावाट एट 220 किलो वोल्ट एंड 375 मेगावाट एट 400 किलो वोल्ट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी मोर इकोनॉमिकल, किसके कंपेरिजन में कि 100 से 700 किलोमीटर तक आपको ट्रांसपोर्ट करना हो कोल को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अब हम अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।